बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रब प्लास्टिक रूलर विद योर हेयर, प्लेस इट नियर रनिंग वाटर फ्रॉम टैप, यू सी दैट थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर इज डिफ्लेक्टेड, एक्सप्लेन व्हाई। कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक प्लास्टिक रूलर है, यानी कि प्लास्टिक का फट्टा है, और उसको हम हेयर्स के साथ रब करते हैं। जब रब करते हैं, रब करने के बाद हम उसको एक टूटी की मदद से, टूटी से जो पानी गिर रहा है, टैप से जो रनिंग वाटर है डाउनवर्ड, उसके करीब लेकर जाते हैं, तो वो वाटर डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। और इसकी रीजन क्या है ये हमने बताना है। तो इसका आंसर बेसिकली ये है, मैं आपको पहले डायग्राम में भी ये दिखा दूं कि रनिंग वाटर है, टैप से ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वो रूलर जिसको हेयर्स के साथ रब किया था, जब हम उसको इस रनिंग वाटर के नज़दीक लेकर जाते हैं तो जो है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इसकी रीज़न इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है, यानी कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स दूसरे के करीब आते हैं तो वो पुल करते हैं या पुश करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं, और यही फोर्स जहां पर इस स्केल के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही होती है। जब हम इस स्केल को रब करते हैं हेयर्स के साथ तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं इस रूलर के ऊपर, और जब हम ये रूलर इस वाटर के नज़दीक लेकर आते हैं, रनिंग वाटर जो टैप से नीचे की तरफ निकल रहा है उसके करीब लेकर आते हैं, तो वो एक पुल अप्लाई करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैव सेम मैसेज। दो आइडेंटिकल स्फीयर्स के मैसेज सेम है, देन वी चार्ज बोथ स्फीयर अपोजिटली चार्ज। और फिर हम क्या करते हैं कि हम दोनों स्फीयर्स को ऑपोजिट चार्ज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव। आफ्टर चार्जिंग विल देयर बी बोथ बॉडीज हैव सेम मैसेज और डिफरेंट मैसेज। चार्जिंग करने के बाद जो दोनों बॉडीज हैं उनका मैस सेम होगा या डिफरेंट होगा, इस बात को हमने एक्सप्लेन करना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। बेसिकली इसमें जो मेन चीज समझने की है वो ये है कि चार्जेस जो हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। अगर चार्जेस का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर एक स्फीयर के ऊपर कोई स्फीयर चार्ज गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी और उसका मैस इंक्रीज कर जाएगा। और इसी तरह अगर कोई स्फीयर पॉजिटिव चार्ज गेन करता है तो इसका मतलब यह है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं, उस स्फीयर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, तो इस वजह से उसका जो मैस है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि एक स्फीयर पर नंबर ऑफ मैसेज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का मैस टोटल करें वो ज्यादा होगा, और दूसरे स्फीयर पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो गए। जब इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो डेफिनेटली जो उसका मैस है स्फीयर का वो भी कम हो जाएगा। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन उस वक्त करता है जब उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज उसको अप्लाई करने का मतलब यह है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज कभी भी गेन नहीं हो सकता। तो जो नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर इंप्लीमेंट किया था उसके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो उस स्फीयर का मैस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यू टेक टू योर कार टू सर्विस स्टेशन टू गेट इट पॉलिश्ड। के कार को सर्विस स्टेशन पर ले जाते हैं पॉलिश के लिए। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर के बाद, यू ऑब्जर्व दैट योर कार अट्रैक्ट्स द डस्ट। ऑब्जर्व करते हैं कि जो कार है वो डस्ट पार्टिकल्स को उसने अट्रैक्ट किया है। व्हाई इज डस्ट अट्रैक्टेड बाय द कार? वो कार डस्ट को अट्रैक्ट क्यों करती है? तो बेसिकली इसकी रीजन जो है इसके पीछे वो भी हमारे पास वो चार्जेस वाला मामला ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। कि रीजन इस अट्रैक्शन के पीछे, डस्ट पार्टिकल्स के पीछे ये है कि प्रेजेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है पेंट में,
जो कि कार के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। जब कार को पॉलिश किया जाता है, पेंट किया जाता है, तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उस पेंट में जो कार के ऊपर इंप्लीमेंट होते, कार की बॉडी के ऊपर स्टिक कर जाता है वो पेंट। अब ये जो प्रोसेस है अट्रैक्शन का, इस चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है जो कि पेंट में मौजूद होते हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पेंट के साथ कार के ऊपर जो पेंट लगाते हैं उसके साथ स्टिक कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। टेक टू ऑपोजिटली चार्ज रॉड्स, प्लेस देम सेपरेटली नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, व्हाई डू दे बोथ अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर? Is there any third type of charge on papers which attracts both positive and negative charges? कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि दो ऑपोजिटली चार्ज रॉड्स हैं और उनको सेपरेटली रखा गया है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास। अब वो जो दोनों रॉड्स हैं ऑपोजिटली चार्ज रॉड, वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। क्या कोई थर्ड किस्म का चार्ज होता है पेपर्स पे जो अट्रैक्ट करता है बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को? तो बेसिकली इसका आंसर जो है, जो पीसेस ऑफ पेपर हैं वो इनिशियली चार्ज नहीं हुए होते, यानी कि पीसेस ऑफ पेपर पे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। अब वो दे आइदर हैव अ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन देम बाय द रॉड और दे आर पोलराइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रॉड। कि वो या तो चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा उन पर, या फिर वो पोलराइज्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी रॉड की उसकी वजह से। दिस वर्क्स द सेम वे whether the rod is positive or negative, और ये दोनों सूरतों में होगा, चाहे रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। इसके एग्जांपल के तौर पर अगर एक पॉजिटिव रॉड है और वो इंड्यूस करता है नेगेटिव चार्ज पेपर पे, तो पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। Likewise, a negative rod would induce the positive charge on the paper and again the positive charges attract। ठीक है, कि यानी कि रॉड के ऊपर जो भी चार्ज है, रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इंड्यूस्ड कर देगा पेपर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज पेपर के ऊपर आ जाएगा तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से जो रॉड है उसके साथ पेपर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और यही नेगेटिव रॉड के केस में भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज 10 न्यूटन। If their charge is doubled and distance between them is reduced to half, what will be the magnitude of force between them? कि फोर्स है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान 10 न्यूटन की है। अगर उनके दरमियान जो चार्ज है उसको डबल कर दिया जाए और जो डिस्टेंस है उन दो चार्जेस के दरमियान उसको हाफ कर दिया जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा उन दोनों चार्जेस के दरमियान? तो डाटा हमारे पास, हम इसका नोट कर लेते हैं कि फोर्स हमें गिवन है 10 न्यूटन की, और चार्ज क्या कहा गया है, डबल कर दिया जाए, यानी कि Q1 प्राइम इक्वल टू 2Q1 एंड Q2 प्राइम भी 2Q1 इफ देयर चार्ज इज डबल्ड। चार्जेस को हमने डबल कर दिया, पहले Q1 था तो Q1 प्राइम उसका डबल हो गया, Q2 था तो Q2 प्राइम Q2 का डबल हो गया, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी कि R प्राइम इक्वल टू R/2, जो पहले डिस्टेंस था उसका हाफ कर दिया। What will be the magnitude of the force between them? तो न्यू फोर्स क्या आएगी उसको हमने F प्राइम से लिख दिया है, ये कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है। अब यही फार्मूला न्यू फोर्स के लिए F प्राइम के लिए हो जाएगा K Q1 प्राइम Q2 प्राइम ओवर R2 प्राइम स्क्वायर, R प्राइम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे R2 नहीं है, सिंपल एक ही डिस्टेंस था तो इस वजह से आ रही है। Q1 प्राइम की वैल्यू, जो वैल्यूज थी वो हम इस डाटा से पुट कर देते हैं। Q1 प्राइम की 2Q1 है, Q2 प्राइम की 2Q2 है, डिवाइडेड बाय R प्राइम की वैल्यू R/2 का स्क्वायर है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये K 2 से मल्टीप्लाई होकर 4Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा जब ये हम स्क्वायर ओपन करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करें तो F प्राइम इक्वल टू K 4 मल्टीप्लाई बाय 4 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाता है, यानी कि F प्राइम इक्वल टू ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 इंटू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाता है। तो K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर F के इक्वल है, यानी कि F प्राइम इक्वल टू 16F। F की वैल्यू 10 थी तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर F प्राइम इक्वल आ जाता है 160 न्यूटन, यानी कि ये वो न्यू फोर्स होगी जो कि चेंजिंग्स करने के बाद, यानी कि चार्जेस को डबल और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाफ करने के बाद हमें हासिल होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है।
100 coulomb charged body of mass 20 kg repels 1 coulomb charged body of 10 gram with a force of 2000 न्यूटन। कि एक 100 coulomb चार्ज बॉडी है जिसका मास 20 kg है, वो 1 coulomb चार्ज बॉडी जिसका मास 10 ग्राम है और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है 2000 न्यूटन की। इस फोर्स से वो रिपेल कर रहा है दूसरे चार्ज को। विद स्मॉलर चार्ज बॉडी यानी कि 10 ग्राम जो बॉडी है, अप्लाई फोर्स स्मॉलर ग्रेटर और सेम फोर्स ऑन 20 kg चार्ज बॉडी। कि 10 ग्राम का जो बॉडी है वो इक्वली फोर्स लगाएगा, स्मॉलर फोर्स लगाएगा या ग्रेटर फोर्स लगाएगा 20 kg मास की निस्बत। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि जो स्मॉलर बॉडी है वो एक्सर्ट करेगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स 20 kg चार्ज बॉडी पे। इसकी रीजन क्या है कि जो फोर्सेस हैं दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इस वजह से जो दोनों चार्ज मैसेज हैं वो सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, जबकि जो स्मॉलर मैस है वो एक्सेलरेट करेगा ज्यादा एज कंपेयर टू हैवी मैस, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास जो मैस है वो F इक्वल टू एम ए करें ना, तो यहां से M इक्वल टू एफ ओवर ए आ जाता है, यानी कि मैस और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस वजह से जो स्मॉलर मैस है वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। बाकी जो जहां तक फोर्स की बात है तो फोर्स दोनों तरफ से सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, Why is it dangerous for construction workers to hold long steel pole upright during the lightning weather condition? कि ये डेंजरस क्यों होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए कि जो लॉन्ग स्टील पोल होते हैं उनको वो होल्ड करके ना रखें लाइटनिंग के दौरान, यानी कि जब आसमानी बिजली गिरती है उस कंडीशन में, यानी कि जब मौसम खराब हो, आसमानी बिजली गिरने का खतरा हो, तो उस दौरान में जो वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, उनको ये खतरनाक क्यों होता है उन लॉन्ग पोल्स को पकड़ना। तो बेसिकली ये इन लॉन्ग पोल्स की बात हो रही है। ये लॉन्ग पोल्स जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बनाए जाते हैं, तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वर्किंग कर रहे होते हैं तो उनके लिए यह खतरनाक होता है कि वो इस पोल को पकड़ कर रखें या लाइटनिंग की कंडीशन में इसके ऊपर हम खड़े होकर काम करें। उसकी रीजन क्या है, लाइटनिंग या वेदर कंडीशंस में जो टालर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज्यादा प्रॉन होते हैं थंडर और लाइटनिंग के, यानी कि जो लाइटनिंग होगी जब आसमानी बिजली गिरती है तो वो ऊंची बिल्डिंग्स पर पहले गिरेगी, ठीक है, क्योंकि वो क्लाउड्स के ज्यादा नजदीक हैं। Hence, it is dangerous for the construction workers to hold long steel pole upright during lightning weather condition. तो इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये खतरनाक होता है कि वो लॉन्ग स्टील पोल्स को लाइटनिंग वेदर कंडीशन में होल्ड करें, क्योंकि जो चार्ज होता है वो कैरिड होता है इन्हीं स्टील पोल से, यानी कि जो आसमानी बिजली जो लाइटनिंग का प्रोसेस होगा, बादलों से जो आसमानी बिजली गिरेगी तो वो जाहिर सी बात है हाइट स्ट्रेट पोल्स हैं, ये काफी हाइट पे हैं, तो डायरेक्ट वो इनकी तरफ आएगी। जब इसके ऊपर पड़ती है तो इससे वो सारा चार्ज जमीन की तरफ ग्राउंड हो जाता है। तो अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने इसको हाथ रखा होगा तो वो चार्ज उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे वो उसकी डेथ हो सकती है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रिकॉशन जरूरी है कि लाइटनिंग के प्रोसेस के दौरान जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो ना तो इन पोल्स के ऊपर चढ़कर काम करें और ना ही इसको हाथ से टच करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेशियो बिटवीन चार्ज स्टोर ऑन वन ऑफ इट्स प्लेट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स। के इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की, उसमें कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली इक्वल होती है किसके, रेशियो बिटवीन चार्ज स्टोर, जो चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर पे, वन ऑफ इट्स प्लेट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उनकी प्लेट्स के। तो डज इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये अमाउंट ऑफ चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रही होती है या नहीं। तो जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस हम फार्मूले से लिख सकते हैं C इक्वल टू Q ओवर V। अब यहाँ पे Q जो है वो चार्ज ऑन कैपेसिटर है, जैसे इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है।
V पोटेंशियल डिफरेंस है जो इन दो प्लेट्स के दरमियान प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस V हम इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है कैपेसिटर्स पे वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसकी प्लेट्स के ऊपर जो स्टोर्ड चार्ज है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि V इंक्रीज करने से Q इंक्रीज हुआ, तो मतलब ये है कि Q और V जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेगी। एक चीज को इंक्रीज करने से दूसरी भी इंक्रीज हुई तो क्या है, वो टर्म कांस्टेंट रहेगी। तो जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि C इक्वल था ना Q ओवर V के, ये होल टर्म Q ओवर V कांस्टेंट रही तो C भी कांस्टेंट रहेगा। तो जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है प्लेट एरिया पे। अब पहली बात तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर ये दे दिया ना कि Q और V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगी, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि Q और V की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। अब दूसरा कि अगर Q और V पे डिपेंड नहीं कर रही तो वो कैपेसिटेंस डिपेंड किस चीज पे करती है, तो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है इन प्लेट्स के प्लेट एरिया पे। इन दोनों के दरमियान मीडियम क्या है, एयर हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक यूज किया जाता है कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए, और कोई भी मटेरियल यूज हो सकता है। ठीक है, तो इन प्लेट का एरिया और इनके दरमियान जो मीडियम है, और तीसरी चीज इन दोनों के दरमियान, इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो ये इन पे कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। Do two capacitors of different plate area gain same or different amount of charge if connected with the same battery? कि दो कैपेसिटर्स हैं और उनका डिफरेंट प्लेट एरिया है, वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज गेन करेंगे या डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज गेन करेंगे अगर उसको सेम बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए। तो जो कैपेसिटर है लार्ज प्लेट एरिया का वो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज गेन करेगा स्मॉल कैपेसिटर की निस्बत। उसकी रीजन क्या है कि अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D है, यानी कि इस इक्वेशन की मदद से देखें तो A एप्सिलॉन नॉट ओवर D हमारे पास, जो एप्सिलॉन नॉट ओवर D है ये कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, जो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट होता है, तो C प्रोपोर्शनल होता है A के, यहां पे A नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट ओवर D आएगा जस्ट। अब कांस्टेंट सेपरेशन हो अगर इनके दरमियान, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो और मीडियम जो प्लेट्स के दरमियान है वो भी कांस्टेंट हो, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द प्लेट्स पे। ठीक है, यही इक्वेशन की मदद से हमने लिखा है कि C प्रोपोर्शनल टू A, देयरफॉर द कैपेसिटर विद लार्ज प्लेट एरिया विल स्टोर मोर चार्ज एज कंपेयर टू द कैपेसिटर विद स्मॉल प्लेट एरिया। यानी कि जिस कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, और जिन प्लेट्स का एरिया कम होगा वो कम चार्ज स्टोर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ए डिवाइस हैज कैपेसिटेंस ऑफ 250 नैनोकूलम, यू आर आस्क्ड टू डिक्रीज इट्स कैपेसिटेंस टू 50 नैनोकूलम। कि एक डिवाइस है उसकी कैपेसिटेंस 250 नैनोकूलम है और ये कहा गया है कि उसकी कैपेसिटेंस 50 नैनोकूलम तक डिक्रीज करें। हाउ कैन यू गेट इट बाय कनेक्टिंग एन अदर कैपेसिटर विद इट। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये हम यानी कि 50 नैनोकूलम की कैपेसिटेंस जो है वो कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, जबकि उसके साथ एक और कैपेसिटर अटैच कर दिया जाए और उस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी वो भी कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम देखें तो इसमें C1 की वैल्यू 250 नैनोकूलम है, CE जो हमें कैपेसिटेंस एंड पे हासिल होनी है ना वो हम लिख रहे हैं कि 50 नैनोकूलम है, वो हमने CE लिखी है। तो C2 की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है कि यानी कि इन दो कैपेसिटर्स, उसने ये कहा था ना कि एक कैपेसिटर ये है, डिवाइस है जिसकी कैपेसिटेंस है, अब डिक्रीज करनी है कैपेसिटेंस कितनी, इतनी, तो हमें दूसरा साथ कौन सा कैपेसिटर अटैच करना पड़ेगा, यानी कि दो कैपेसिटर। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1/CE इक्वल होता है 1/C1 प्लस 1/C2 के। अब हमने यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ही क्यों यूज किया, पैरेलल क्यों नहीं यूज किया, तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स होते हैं उनका रेसिप्रोकल का सम इक्वल होता है हमारे पास। तो हम इसकी मदद से C2 कैलकुलेट कर लेंगे, जहां से C2 इक्वल 1/C2 इक्वल आ जाएगा 1/CE माइनस 1/C1, यानी कि 1/C2 इक्वल टू 1/CE की वैल्यू 50 माइनस C1 की वैल्यू 250 है, तो 1/C2 इक्वल आ जाता है 5 माइनस 1/250, यानी कि
1/C2 इक्वल टू 4/250। इसका उलट कर देंगे, C2 इक्वल हो जाएगा 250/4, यानी कि C2 इक्वल हो जाएगा 62.5 नैनोकूलम के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कैपेसिटेंस 50 नैनोकूलम की चाहिए तो हमें 62.5 नैनोकूलम का एक कैपेसिटर 250 नैनोकूलम कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना होगा, जिसकी मदद से हमें जो नेट कैपेसिटेंस हासिल होगी वो 50 नैनोकूलम होगी। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।